एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं कि अगर ईयर 2010 में आपने 10,000 का बिटकॉइन लिया होता है ना, तो आज उसकी जो वैल्यू होती ना, वो आपको वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आपका भी नाम होता। साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। सबसे पहले हम फिर से एक बार उस परमपिता परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। और इस बीच आप लोगों के बहुत सारे पर्सनल कमेंट आए हैं कि क्या बात है पांडे जी, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं किसी के कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए हैं क्या। तो मैं सौगंध पूर्वक कह रहा हूं कि मैं किसी इन्वेस्टमेंट में या किसी कंपनी को बिल्कुल नहीं प्रमोट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों में इसको लेके जागरूकता बढ़े, क्योंकि कहते हैं ना कि रहिए ना बेखबर, रखिए फ्यूचर पर नजर। तो मेरी समझ से ये आने वाला फ्यूचर है ना, इस वजह से मैंने ये इसकी सिर्फ मेरा मेन पर्पज जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। कहीं इन्वेस्ट करना या किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होना ये कतई नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन के साथ आज हम लोग उसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार कहूंगा कि इससे पहले भी जो 2 सीरीज आ चुके हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे शब्द आएंगे कि हो सकता है आपके लिए ये एकदम नए हों, तो उनको जानकारी के लिए है ना वो दोनों वीडियोस देखना जरूरी है। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिटकॉइन की जर्नी। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कोई भी शुरू करने के पहले कोई भी चीज जो स्टार्ट होती है तो उसका एक बैकग्राउंड भी होता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, याद करिए 2007-8 की जो वैश्विक मंदी आई हुई थी अमेरिका में, पूरे विश्व को हिला के रख दिया था उसने। याद करिए लेहमान ब्रदर्स है ना जैसे बैंक इंस्टीट्यूशन भी मतलब एकदम फ्लॉप कर गए थे, सारे कोलैप्स हो गए थे। तो उसी समय एक जो सतोशी नाकामोटो नाम से आपको लग रहा होगा कोई जापानी है, पर सच में ये कौन है, तो यूं कह सकते हैं ये विनोद है। विनोद से कुछ याद आया? बीच में आपने सोशल मीडिया में ट्रेंड चला था, मैं हूं विनोद, है ना। तो सतोशी नाकामोटो है, एक्चुअल में है या नहीं है ये कोई नहीं जाना जाता, लेकिन बिटकॉइन का क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है कि 2008 और 9 में ही उन्होंने जब ये सारा कुछ अपनी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की क्रैश हुई थी क्योंकि फिएट करेंसी के इन्फ्लेमेशन की वजह से, तब उन्होंने ये बिटकॉइन का एक डिजिटल करेंसी का एक कॉन्सेप्ट दिया, है ना। तो वहीं से जन्म होता है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन मतलब कुछ ऐसा यूं मत सोचिए कि ये कोई कॉइन है, इसको हम छू सकते हैं, या इसको नोट है इसको हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिटकॉइन जो है वो टोटल डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है और ये आपकी एक वॉलेट में स्टोर रहती है। कुल मिला के मतलब अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि बिटकॉइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर ब्लॉकचेन के माध्यम से आधारित है। इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है ना, और ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में ये रन करता है, ठीक। तो इसे चेंज करना, हैक करना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक। और इसको कुछ यूं समझ सकते हैं कि जब आपकी इसमें एंट्री होती है तो 2 तरह का होता है, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। प्राइवेट की को हम ये समझ सकते हैं कि इसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है प्राइवेट की में, और जो पब्लिक की है उस सिग्नेचर का वेरिफिकेशन होता है ना। अब आपको सपोज कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो अभी हम ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन की बात करें कि अगर मान लो हमें सपोज किसी को 1000 रुपए भेजना होता है ना, तो हम बैंक के थ्रू जाते हैं, बैंक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी वो सारा हमारे अकाउंट को मैनेज करते हुए उस हम जो सेंडर हैं है ना उस रिसीवर के पास भेज देती, और कुछ उसके चार्जेस भी डिडक्ट होते, ठीक। ऐसा ही थोड़ा सा मिलता हुआ कुछ यहाँ भी होता है। बस एक अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, टोटल डिसेंट्रलाइज वे में है। आपको अगर कहीं भेजना है तो प्राइवेट की आपका जो प्राइवेट अपना डिजिटल सिग्नेचर हुआ है, ठीक, और उसके बाद पब्लिक की में है ना, फिर यहाँ से रोल शुरू हो जाता है माइनर्स का। वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम होता है, वो लोग उसको सॉल्व करके और वो इजिली आपके मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। ये सारा कुछ हो जाता है, बहुत नॉमिनल है ना चार्जेस इसमें लगते हैं, ये माइनर्स को वो चार्जेस मिल जाते हैं। और पहला जो ब्लॉक बना हुआ था वो जो सतोशी नाकामोटो जी ने बनाया था, वो पहले ट्रांजैक्शन में उन्होंने उसको 50 बिटकॉइन है ना, उसमें उनको 50 बिटकॉइन माइनिंग के मिले हुए थे। एक आपको और बहुत मैं मजे की बात बताता हूं कि सतोशी नाकामोटो ने पहले से ही ये डिसाइड कर दिया है कि टोटल 21 मिलियन ही बिटकॉइन होंगे, है ना, ये पहले से ही है। और आज की डेट में बता दूं कि 2 मिलियन ही बिटकॉइन बचे हुए हैं और माइनिंग करने के लिए मात्र 2 मिलियन ही बचे हुए। तब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो चीजें रेयर होती हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। वैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं कि अगर ईयर 2010 में आपने 10,000 का बिटकॉइन लिया होता है ना, तो आज उसकी जो वैल्यू होती ना, वो आपको वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आपका भी नाम होता। ये इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। एक बात और आप ये समझ लीजिए कि ये बिटकॉइन ने बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी, फिएट करेंसी की जो कमियां थी, इन सबको दूर किया है।
ठीक, इन सब को दूर करते हुए, और इसको आप जरूरी नहीं है कि एक बिटकॉइन ही आप परचेज करें या उसका ट्रांजैक्शन करें, फ्रैक्शन यानी 0.0008 फ्रैक्शन में भी आप बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बिटकॉइंस की जो एडवांटेज हैं, है ना, इस वजह से बहुत तेजी से ये लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ है। ठीक, अब आने वाले वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि इतना इसकी वैल्यू होते हुए क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कोविड नियमों का पालन करें। और हाँ, एक चीज और बताने का, क्या, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि और आपके जो नियर डियर हैं, है ना, जैसा मैंने बताया कि अवेयरनेस ही मेरा मेन उद्देश्य है। तो रहें ना बेखबर, रखें फ्यूचर पर नजर। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या हमें फ्यूचर में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे। नमस्कार।